डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, REI भोपाल। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बच्चों जी, बच्चों बहुत आपका एक इम्पोर्टेंट विषय है, एक टॉपिक है जिस पे सर आज बात करेंगे, और वो टॉपिक है आपके टूल्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आपको समझना बहुत जरूरी है इस विषय को, क्योंकि ये आपके रिसर्च में बहुत काम आने वाला टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुने, ढंग से सुने, समझने की कोशिश करें। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो सर इसके बहुत अनुभव है सर को उस फील्ड में, तो उन अनुभवों को आप सर के साथ लें और अपने रिसर्च में उसको शेयर करें। और कोई बात समझ में नहीं आती तो सर से आप पूछ सकते हैं। तो मैं आज की जो क्लास है मैं अपने प्रमोद सर को हैंड ओवर करता हूं और बच्चों को आपके साथ जोड़ता हूं। वेलकम सर। Sir, first of all, many thanks to you and Jody sir and all over entire education department of CSJM. Thank you, sir. So, my dear half friends, I am Dr. Pramod Kumar Gupta, Assistant Professor Contractual at Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Warm welcome, all of you. तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने आप को म्यूट कर लें और मुझे एक अवसर दें आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का, और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को आगे एक्सप्लोर करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी यहाँ पे पीएचडी करने के लिए एकत्रित हुए हैं और पीएचडी के लिए अपना कोर्स वर्क कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम सर्च करनी होगी, सीख करनी होगी, और जब आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम सीख कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, अपना एक टॉपिक खोज लेंगे, तो उस टॉपिक को खोजने के बाद आपको उस शोध समस्या का एक संभावित समाधान बनाना होगा, टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो या तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे या तो आप एजम्पशन बनाएंगे, और ये दोनों काम करने के बाद आपको आंकड़े एकत्र करने के लिए जरूरत महसूस होगी टूल्स की। और ये वर्ड हमको अक्सर कंफ्यूज करता है। मैं भी जब रिसर्च में आया था, एमएड में तो थ्योरेटिकल मैंने पढ़ लिया था, लेकिन जब मैं रिसर्च करने के लिए आया तो मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता था। ढेर सारे वर्ड्स ये एक साथ हमको दे दिए जाते थे, टूल, क्वेश्चनर, स्केल, और समझ में नहीं आता था कि आखिर हैं क्या। तो हम जनरली उपकरण की बात करते हैं, वो उपकरण जिसके माध्यम से हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, हम अपने आंकड़े एकत्र करते हैं, और उन आंकड़ों के माध्यम से हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं या एक्सप्लेनेशन करते हैं, और उन एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम एक डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन के बेसिस पर हम कुछ जर्नलाइजेशन करते हैं, और वो जर्नलाइजेशन, वो कंक्लूजन हमारे रिसर्च का सबसे एंडिंग पार्ट होता है। तो नाउ वी शुड गो थ्रू विद पीपीटी, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसके बाद आप मुझसे बेहिचक कहीं भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो हमको चलना चाहिए कुछ पीछे की तरफ, और प्लीज गिव मी 1 मिनट।
So this is my introduction. You know very well, I am Dr. Pramod Kumar Gupta, and this is my email ID and phone number. तो हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च से। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ ढेर सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, और ये ढेर सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल, और इसके बाद अगर हम बात करें कि जनरलाइज बात करें कि अकॉर्डिंग टू डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दोनों में हमें टूल की जरूरत पड़ती है। इफ वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंटल तब भी हमको जरूरत होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इंडक्टिव, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, ये सारे टाइप्स हैं रिसर्च के। जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्टरी यहाँ पे बता रहा हूं। सपोज दैट वी आर डूइंग सर्वे रिसर्च, then there are two types of survey study, longitudinal and cross-sectional, according to how the data are obtained. Documentary data भी होता है, field data भी है, laboratory data भी है। तो ये हमारे थे रिसर्च के टाइप्स, और इन सभी में वो चाहे क्वालिटेटिव हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो, चाहे एक्सप्लोरेटरी हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे क्वासी हो, इन सभी में हमको टूल्स की जरूरत होती है। और टूल्स का यहां मीनिंग है उपकरण। ये उपकरण आपके इंटरव्यू क्वेश्चनायर भी हो सकते हैं, ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चनायर भी हो सकता है, ये आपका शेड्यूल भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है। और इवन स्केलिंग हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने ये जाना है कि स्केलिंग को हम टूल के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट लिकर्ट स्केल, 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट और 11 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी देखा था, तो उसको भी हम यहाँ यूज करते हैं। और जनरली रिसर्च को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, our first chapter will be depend in introduction, second will be depend in review research, third will be in research methodology, and fourth calculation and interpretation, and fifth discussion. और जब आप यहाँ आते हैं तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। डिजाइन, you have to mention your design, method, variable, nature of data। और यहां से बात शुरू होती है जहां ये लास्ट वर्ड है मेरा, नेचर ऑफ डेटा। यहां से आपका टूल सिलेक्शन स्टार्ट होता है कि आप किस तरह का टूल यूज करेंगे। तो अगर हम जनरली टूल कंस्ट्रक्शन की या टूल की बात कर रहे हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उपकरण ये सभी हैं। वो चाहे शेड्यूल हो, वो चाहे इन्वेंट्री हो, वो चाहे चेकलिस्ट हो, ये सभी के सभी, चाहे स्केल हो, ये सारे सभी के सभी टूल कहलाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली जनरली टूल से असाइन करने लगे टेस्ट को या क्वेश्चनायर को, तो दिस इज डिफरेंट थिंग। और ये डिफरेंट थिंग किस तरह से आगे बढ़ता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी पीपीटी के माध्यम से हम आगे चलेंगे। और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि टूल हमारे पास कंपलसरी होना ही चाहिए। बिना टूल के हम किसी भी तरह के आंकड़ों को गैदर नहीं कर सकते हैं। हमको अगर किसी भी तरह के आंकड़े गैदर करने, सपोज दैट कि हमारी मदर की हाइट कितनी है, एवरीवन नोज वेरी वेल, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 7 इंच, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। और अगर हम ये चाहें कि हमारी मदर हमें कितना चाहती हैं तो ऑब्वियसली ये क्वालिटेटिव डेटा है। लेकिन इन दोनों डेटा को
हम क्वेश्चनायर फॉर्म से पा सकते हैं। डिफरेंस हमको करना पड़ेगा कि वहां अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि टूल में सभी आ जाते हैं, लेकिन जनरली उसके बाद एक अगला टर्म आता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनायर। शेड्यूल के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल में और क्वेश्चनायर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चनायर के क्वेश्चन आप अपने रेस्पोंडेंट को, आप अपने सैंपल को दे देते हैं और फिल करने के लिए कहते हैं। शेड्यूल में आप उनको देते नहीं है, आप उनको बोल बोल करके पूछते हैं और अपने सामने ही उनको भरते हैं या भराते हैं। यहां पे आप जस्ट उनको दे देते हैं। और अब जब बात आती है कि डेवलपिंग ए क्वेश्चनायर, in general the word questionnaire refers to a device for securing answers to questions by using a form which the respondent fills in himself. सब जानते हैं एक ऐसा बंच ऑफ क्वेश्चंस होगा हमारे पास जिसके थ्रू हम अपने रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे। Suppose that we are doing work on job satisfaction. So obviously we have to gather some data related to job satisfaction. अब ये जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस तो करेंगे, उनको एक जगह हम एक सीक्वेंस में रख भी लेंगे। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक रिलेटेड टू पर्टिकुलर वेरिएबल। व्हाट इज क्वेश्चनायर? क्या है ये क्वेश्चनायर? एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो हमारे वेरिएबल से, हमारे चर से, उस गुण से जिस गुण पर हम अपने रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह है। और ये संग्रह कैसा है? फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म से यहां पे मीनिंग है कि इसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस कैसे होना चाहिए कि वहां उस चर से रिलेटेड हमारे पास सारे डायमेंशन हो। जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सैलरी फ्रूटफुल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आपको अपनी लिविंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है वो जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। कॉमर्स से जुड़े हुए कितना ग्रेड पे मिल रहा है, कितना स्केल मिल रहा है, आपका मंथली लगभग कितना खर्च होता है, उस खर्च को करने के बाद भी क्या आप कुछ बचा पाते हैं अपनी सैलरी से? क्या आप अपने बच्चों की फी पूरी फुलफिल कर पाते हैं? क्या आप अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं? है ना? क्या आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर पाते हैं? क्या आप किसी भी तरह के अपने शौक पूरे कर पाते हैं? तो ये कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। इसके बाद में फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं कि क्या आपके पास इतना पैसा बचता है कि सोशल एस्पेक्ट भी आप उसके थ्रू पूरे कर पाते हैं? क्या आप अपनी हॉबीज को भी टाइम दे पाते हैं? हॉबीज के लिए भी क्या आप सफिशिएंट सरप्लस कर पाते हैं अपनी सैलरी से? यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं वो जॉब सेटिस्फैक्शन पे एक दूसरी तरह का इफेक्ट डालेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो एक दूसरी तरह का इफेक्ट डालेगा। तो इस तरह से यहाँ फॉर्म का मीनिंग है कि जिस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं उस वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन वहां इंक्लूड होना चाहिए। आप अर्बन प्लेस में रह रहे हैं या आप रूरल प्लेस में रह रहे हैं, ये भी आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट या इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस करने वाला मैटर है। इसके बाद में है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चनायर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स यूज्ड इन क्वेश्चनायर। हम जो आइटम यूज करते हैं, यहां जो आइटम वर्ड यूज किया गया है
यहां आइटम से मतलब उन प्रश्नों के नेचर से, इन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर हम इनको आइटम कहते हैं। ऐसे भी कुछ आइटम होते हैं, जैसे मैं आप में से किसी से पूछूं कि शरद कुमार जी, क्या आप यहां पर मौजूद हैं? शरद, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर कोई स्टूडेंट, शरद नाम का कोई स्टूडेंट या सीमा चौधरी नाम की कोई स्टूडेंट अगर यहां उपलब्ध हैं और वो कहती हैं कि यस, और अगर कोई नहीं है तो दूसरा कोई रेस्पॉन्ड करेगा और बताएगा नो। तो ये क्लोज एंडेड है, ये क्लोज आइटम है, जहां पर हमने आपको चांस नहीं दिया आपकी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का कि वाई शरद कुमार इज नॉट अवेलेबल हियर। हमने ये पूछा ही नहीं। उनके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये हमने उनसे पूछा ही नहीं। हमने उनको यहाँ पे क्लोज्ड आइटम दिए हैं, फिक्स्ड रेस्पॉन्स हैं, और ये फिक्स रेस्पॉन्स हैं, या तो उनको चूज करना पड़ेगा हाँ, या तो उनको चूज करना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, ओनली वहां पॉसिबल आंसर्स दिए जाते हैं, टिक मार्क करने होते हैं, टाइम बाउंडेशन होता है, इसकी इजी कोडिंग होती है, रेस्पॉन्सेस का एक सेट होता है, और ये अपने आप में लिमिटेशंस को क्रिएट करता है। और दूसरा टाइप है जिसको हम जनरली जानते हैं ओपन एंडेड आइटम्स क्वेश्चनर, रेस्पॉन्स इन ओन वर्ड्स। अगर हम पूछते हैं अगली क्लास में कि शरद आप क्यों नहीं आए थे कल, तो वो जब जवाब देते हैं वो अपना यहां पर ओपिनियन बताते हैं या अपना रीजन बताते हैं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हो गया ओपन एंडेड, मतलब हमने आपको यहाँ पे फिक्स ऑप्शन नहीं दिए हैं। यहां रेस्पोंडेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ये यूजफुल है, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, इनमें भी टाइम बाउंडेशन होता है, लेकिन यहां पर आपके पास यू हैव टू कैरी एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेस करने की, अपने आप को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी यू शुड हैव कंपल्सरीली, नेसेसरीली आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला बेसिस था क्वेश्चनर का, जो हमने कहा था कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स यूज्ड इन क्वेश्चनर, और दूसरा जो बेस हम ले रहे हैं वो मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर। मेरा माइक दीजिएगा सर, प्रशांत जी प्लीज मेरा माइक दीजिएगा। तो सेकेंड हमारा जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे पार्ट है फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर। फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर में यहाँ पर जहां पर हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ये फेस टू फेस है। कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, करेक्शन ऑफ कंफ्यूजन और डिफिकल्टी आप कर सकते हैं। ये कॉस्टली है क्योंकि आपको यहाँ पर अपने सारे रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली वर्क करना होता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि जब आप सारे रेस्पोंडेंट को एक साथ फेस टू फेस आप क्वेश्चन या उनके आंसर्स गैदर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा
हार्ड हो जाता है, कॉस्टली। सारे सैंपल को एक साथ आपको रेस्पॉन्ड करना कठिन हो जाता है, टाइम टेकिंग भी हो जाता है, लेकिन सैम्पलिंग करना इसमें इजी है। कभी मौजूद है तो उनसे आप इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर जो टाइप है वो मेल क्वेश्चन है। आप उनसे मेल पर क्वेश्चंस को मांग लेते हैं, उनके आंसर्स को और गैदर कर लेते हैं। ये टाइप अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। आप एक गूगल फॉर्म बनाते हैं और अपने रेस्पोंडेंट को सेंड करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसमें टिक करके आप हमको दे दो। टाइम सेवर है लेकिन लो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस पे लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। वो जनरली बस टिक करते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर सेम सैंपल का भी लैक होता है। आप एक पब्लिक ग्रुप में उसको सेंड करते हैं, ऐसा रेस्पोंडेंट भी उसको फिल कर देता है जो आपके सैंपल का पार्ट ही नहीं। सर वॉइस नहीं आ रही। जैसे लोग उसका रॉन्ग आंसर भी अब बात आती है। सर पीपीटी विजिबल नहीं है। सर वॉइस नहीं आ रही, आपकी पीपीटी भी विजिबल नहीं है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है सर। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक मिनट सर आवाज आ रही है, पीपीटी नहीं शो हो रही। अच्छा, अभी पीपीटी आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं सर जी। अच्छा, एक मिनट। जी अब सर आ गई स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब पीपीटी आ गई और आवाज भी आ रही है? अभी आवाज भी आ रही है? जी सर, आवाज भी आ रही है। जी सर। सर एक बार स्टार्टिंग से पीपीटी दिखा दीजिए। अभी आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, वॉइस आ रही है, बस पीपीटी नहीं शो हुई अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अभी आ रही है? अभी शो हो रहा है पीपीटी? हाँ सर, ओपन जी हो सर, रही अब है। ओपन हो ओके, रही है। आप मुझे बता दें मैं कहाँ पे बोल रहा था और कहाँ से गुम हो गई थी। मैं आपको क्वेश्चनर्स के टाइप बता रहा था और मैंने आपको क्वेश्चनर्स के टाइप बता रहा था। तो मैंने कहाँ तक अपनी बात बताई थी? एनीबॉडी विल टेल मी? ये मैंने सर यू आर टेलिंग अबाउट ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि जो हम क्वेश्चनर के टाइप करते हैं, प्रश्नावली के जो हम भाग जानते हैं, तो वो सबसे पहले आइटम्स जो हम यूज करते हैं, जो प्रश्न वहां पर प्रयोग करते हैं, उनके आधार पर अगर हम भाग करें तो ये दो प्रकार के भाग होते हैं। एक क्लोज आइटम क्वेश्चनर और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चनर। क्लोज आइटम क्वेश्चनर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये फिक्स्ड रेस्पॉन्स होते हैं, इनमें सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहां पॉसिबल आंसर्स ही होते हैं, हाँ नहीं, अनिश्चित है, ये फिक्स हैं, बिल्कुल पॉसिबल आंसर्स हैं। अब इनमें अपना कोई आंसर ऐड नहीं कर सकते हैं जो प्रश्नावली में पहले से नहीं दिया हुआ है, उसको आप ऐड
नहीं कर सकते हैं। आपको टिक मार्क लगाने हैं। ये इनका कहीं ना कहीं टाइम निश्चित होता है। इसको करना अपने आप में इजी है। रेस्पॉन्स का एक सेट होता है इसमें, और ये आपको लिमिटेशन की ओर प्रोवोक करता है। यहां ढेर सारी लिमिटेशन होती है। दूसरा टाइप है ओपन एंडेड आइटम्स। ओपन एंडेड आइटम्स में जो क्वेश्चनायर है उनमें आपको अपने शब्दों में उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। आप अपना ओपिनियन, अपनी राय, आप अपना वहां पर एक्सप्रेशन, आपकी जो भावनाएं हैं उनका प्रकटीकरण आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये उपयोगी है। इसके माध्यम से वर्गीकरण किया जा सकता है। टाइम इसमें भी फिक्स होता है, लेकिन आपके पास उन प्रश्नों के एवज में जो आप उत्तर दे रहे हैं, उन उत्तरों को प्रकट करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आपके पास कहीं न कहीं योग्यता होनी चाहिए। व्याख्या करने की योग्यता तो होनी ही चाहिए। तो पहले हमने आइटम के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर जो दो भाग होते हैं उस पर बात की थी कि प्रश्नावली दो तरह की हो सकती है। और अब हम कह रहे हैं कि प्रश्नावली को प्रशासित करने के तरीके से दो भाग हो सकते हैं। और जब हम फेस टू फेस प्रशासित करते हैं, जब हम इन क्वेश्चनायर को अपने रेस्पोंडेंट से फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हमने अपने सैंपल को एक जगह बुलाया और उनसे कहा कि हम आपको एक क्वेश्चनायर देंगे और देने के बाद फेस टू फेस इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। आपसे कहेंगे कि हमारे सामने आप इसको फिल कर दीजिए। तो दिस इज द फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनायर। यहां आप वो प्रश्नावली का संग्रह उनको दे देते हैं। देने के बाद में अगर उनको कोई कंफ्यूजन है, डिफिकल्टी है, तो आप उसको करेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन दिस प्रोसेस इज कॉस्टली। ये अपने आप में कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि सारे रेस्पोंडेंट को, सारे सैंपल को आपको एक जगह कलेक्ट करना पड़ता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। इसमें ढेर सारा समय भी आपका लगता है, लेकिन इजी ढंग से आप सैंपल से अपने जो क्वेश्चनायर हैं वो फिल करा लेते हैं, इजी गोइंग ढंग से गैदर कर लेते हैं। दूसरा तरीका प्रशासित करने के आधार पर मेल क्वेश्चनायर है। इसमें आप एक मेल अपने रेस्पोंडेंट को सेंड करते हैं और उनसे कहते हैं कि जब भी व्हेन यू हैव सफिशिएंट टाइम, व्हेन यू हैव सम स्पेयर टाइम इन योर बिजी शेड्यूल, देन प्लीज फिल एंड सेंड मी। तब आप वहां उनको वो मेल करते हैं और मेल करने के बाद ऐसी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो मेल को भेज देते हैं। और जनरली ये जो ट्रेंड है ये इस समय सबसे ज्यादा पीक पर है। हम सभी इस समय अपने प्रश्नों का एक गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं और अपने रेस्पोंडेंट को सेंड कर देते हैं। ये टाइम सेवर भी है, हमारा टाइम इसमें बहुत बचता है। लेकिन जो रेस्पोंडेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो उसको इंपॉर्टेंस ही देगा। वो बहुत ही आधे अधूरे, हाफ हार्टेड ढंग से उसको देखता है और फिल करके आपको भेज देता है। जरूरी नहीं है कि जिस सैंपल से आप फिल कराना चाहते हैं, आपने सीता को भेजा और हो सकता है सीता अपने हस्बैंड राम से कह दें कि आप फिल करके भेज दो, उनके पास टाइम नहीं है। ये अक्सर होता है। श्याम को भेजा, उसने कहा कि नहीं राम तुम फिल कर दो, मेरे पास समय नहीं है। तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किसने फिल किया है। लैक ऑफ द सेम सैंपल, कंफ्यूजन भी यहां होता है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप झट से पूछ नहीं सकते हैं ऑथर से। फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। वहां इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डायलेमा है, तो आप पूछ लेंगे झट से। रॉन्ग आंसर देने की भी यहां पूरी संभावना होती है। तो अब मैं चाहता हूं कि हम यहां
एक छोटा सा ब्रेक लें और आपसे मैं पूछूं कि अभी तक जो हमने बात की वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन है या मैं आगे बढ़ूं? प्रवीण जी, अगर आप लोग अब थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ओपन कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। जी सर। शिल्पा मैडम, जय सिंह जी, अलका दीक्षित मैडम, पावक जी, सभी लोग, जितने लोग भी अपना वीडियो ओपन कर जी सकते सर। हैं, जिन सभी ने आज नहा लिया हो वो अपना अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं नहाया है उनको कुछ मैं फोर्स नहीं करूंगा। जय सिंह जी, आपको कुछ नाराज समझ में आ रहे हो? तो अभी तक के पीपीटी में अगर आपको कुछ प्रश्न आपको क्लिक कर रहे हो तो आप मुझे पूछिए प्लीज। क्लियर है सर जी। सर बहुत अच्छा रहा सर। नहीं, बहुत क्लियर है अच्छा सर। तो रहा, लेकिन क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा तब होता है जब हमारे मन में, मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठें, और जब हम रिसर्च करते हैं तो टूल आपका सोल है। आपकी थीसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो टूल का है। टूल के माध्यम से ही आप आंकड़े एकत्र करते हैं और आपका वर्क आगे बढ़ता है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो मिश्रा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, मैं बात करना चाह रहा था शुरू के जो स्लाइड दिखाया कि डाटा, नेचर ऑफ डाटा से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सर उस बिल्कुल। स्लाइड पे थोड़ी चर्चा कर दीजिए जी। देखिए, आप मुझे एक टॉपिक दीजिए, बिल्कुल एक्सटेम्पोर एक टॉपिक दीजिए, मैं आपको नेचर ऑफ डेटा बता दूंगा, प्लीज। आप मुझे रिसर्च का एक टॉपिक दीजिए। मान लीजिए कि हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। हमें बात करनी है कि साइंस के 9th ग्रेड के साइंस स्टूडेंट के अचीवमेंट पर हमको एक कंपैरिजनल स्टडी करनी है। तो जब हम अचीवमेंट की बात लेके आए तो ऑब्वियसली आवर अचीवमेंट डेटा विल बी बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन। अचीवमेंट का तो अर्थ ही है कि हमारे बच्चों ने जो एग्जाम दिए हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव, जो भी टाइप से एग्जाम दिए हैं, जो उनकी मार्किंग हुई है, उस मार्किंग के आधार पर जो उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, उस पर हम अचीवमेंट पर काम करेंगे। तो यहां नेचर ऑफ डेटा बिल्कुल क्लियर है कि हम जिस वर्क को करने वाले हैं वहां न्यूमेरिकल फिगर्स आने वाले हैं। तो यहां जो नेचर है डेटा का वो न्यूमेरिकल नेचर है, क्वांटिटेटिव नेचर है। आप समझ गए हैं इस बात को? सर लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि हम एक सवाल में खड़ा करूं कि कौन महान, अकबर महान या अशोक महान? अगर है तलवार तो होगी बस एक ही महान। कौन महान, अकबर महान या अशोक महान? आप कहेंगे कि एक रिलेटेड है एंशियंट इरा से और दूसरा रिलेटेड है मिडिवल इरा से। नहीं हो सकती है उनमें तुलना। लेकिन अगर हम कहें कि हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और हमें यहां ये तुलना करनी है कि अकबर ज्यादा महान था या अशोक ज्यादा महान था, तो यहां हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। हमारे पास यहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके आधार पर हमको यहां पर तुलना करनी है। पहली तुलना कि अशोक प्राचीन इतिहास से बिलोंग करता था, अकबर मध्यकालीन इतिहास से बिलोंग करता था।
दूसरी तुलना, अशोक ने धर्म को अपने जीवन में न जाने कितने युद्धों को करने के बाद शामिल किया था धर्म को। कलिंग जैसे राज्य को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद करने के बाद, रक्तपात करने के बाद उसने धर्म को शामिल किया था। और अकबर ने बचपन से ही इस बात को सीख लिया था। उसके पिता बचपन से ही उसको लेके घूम रहे थे, कभी कांधार, कभी नगरहार और कभी दिल्ली सीमा प्रांतों में। तो बचपन से ही समझ गया था कि यहाँ के लोगों को साथ में लेकर के ही शासन किया जा सकता है। तो उसने स्टार्टिंग से ही ये मान लिया था कि सभी धर्मों को संभाव तरीके से हैंडल करना है। तो उसने जो धर्म को शामिल किया था, एक जो ऐसा नया धर्म चलाया, वो अपने शासनकाल के प्रारंभ में ही चला लिया था। मैं जस्ट आपको डेटा की बात बता रहा हूं कि यहां पे जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा है। जब भी आप रिसर्च का टॉपिक बोलेंगे, आप अगर कहते हैं कंपैरिजनल स्टडी, आई विल टेल you will use t-test in your calculation. Why? You are doing comparison. मतलब हम कैलकुलेशन तक बता सकते हैं। नेचर ऑफ डेटा से मतलब है कि आप टॉपिक को सुनकर बता देंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर आप प्रभाव की बात करते हैं, इंपैक्ट वर्ड आता है, अगर कहीं इन्फ्लुएंस वर्ड आता है या इफेक्ट आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर एनोवा यूज हो रहा है। आप एनोवा टेस्ट करेंगे। आप अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, टॉपिक में कहीं ट्रीटमेंट वर्ड जुड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एनकोवा यूज होने वाला है। तो आप रिसर्च का टॉपिक देख के ही समझ जाना चाहिए कि उस रिसर्च का नेचर क्या है। तो ये है नेचर ऑफ डेटा। बिल्कुल, आप कुछ पूछ रही हैं प्रिया मैडम? प्रिया मैडम, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने आपको जी कुमार जी बताया आपने। प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं? सर अभी एनोवा का जो बताया है तुलनात्मक में है। एनोवा में दोनों काम होते हैं। टी में सिर्फ और सिर्फ तुलना की जाती है दो ग्रुप्स की, मीन की, और एनोवा में दो ग्रुप्स में मीन की तुलना भी की जाती है और प्रभाव भी देखा जाता है कि ये जो अंतर आया है वो किसकी वजह से अंतर आया है, किसका किस पर प्रभाव है। और मुझे एनोवा में मत खींचिए, वो मेरे आज विषय का मतलब मेरा विषय नहीं है। हमको टूल पर ही रहना चाहिए, फिर उस पर बात करेंगे। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि क्वेश्चनायर सबसे पहले बताया। टूल क्या है? टूल उपकरण है। उपकरण के अंदर शेड्यूल भी आता है, क्वेश्चनायर भी आता है, चेकलिस्ट भी आता है, इन्वेंट्रीज भी आती हैं, स्केल भी आते हैं। और जनरली लोग क्वेश्चनायर को ही टूल कह देते हैं। ये हमेशा क्लियर कर लीजिए कि टूल के अंदर सभी आते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चनायर की बात करते हैं तो क्वेश्चनायर प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह है जिनको सीक्वेंस में लाया जाता है, वैलिडेशन चेक किया जाता है, रिलायबिलिटी निकाली जाती है, तब फिर अपने स्टूडेंट्स को दिया जाता है। सेम इसी तरह का क्वेश्चनायर आप यूज करते हैं शेड्यूल में भी, लेकिन बस वहां एक डिफरेंस होता है कि शेड्यूल आप उनसे पूछ कर भरते हैं। क्वेश्चनायर में पूछ के नहीं भरना है। क्वेश्चनायर में आपको उनको दे देना है, वो खुद भर के देंगे। ये इतना उसमें डिफरेंस है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात की कि क्वेश्चनायर को अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करें तो दो तरह के डिफरेंस होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला फिक्स्ड क्वेश्चन वाला या क्लोज एंडेड वाला, जहां पर हमारे पास हाँ, नहीं, अनिश्चित या 5 हमने दे दिए, सहमत,
पूरी तरह से सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूरी तरह से असहमत, 5 लिकर्ट में दे दिया। ये क्लोज एंडेड है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि जब फर्स्ट टाइम पैंडेमिक में सारी चीजें लॉकडाउन में आई तो आपको क्या क्या समस्याएं आई, कोई 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मनोज जी लिखेंगे वो अलका मैडम की 5 रीजन से मैच करते हो। यहां ओपन एंडेड है, यहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बताया, और फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि अगर हम ये बना रहे हैं तो बनाने में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पे हम बात करते हैं। कि अगर हम मान लीजिए बना रहे हैं ये क्वेश्चनर, तो सबसे पहले तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चनर बनाने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए। और 1 मिनट, मैंने यहां पे एक पेन रखा था, तो सबसे पहले हमारे पास एक चर होना चाहिए, और ये चर है हमारा वेरिएबल। ये गुण होना चाहिए, किस गुण पे हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम शिक्षण दक्षता पे काम कर रहे हैं, या मान लीजिए हम कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं, एंगरनेस पे काम कर रहे हैं। तो ये गुण हमारे पास, किस गुण को हमको मेजर करना है। एक टूल के लिए, एक क्वेश्चनर के लिए सबसे पहले वो गुण या चर निश्चित होना चाहिए। अब मान लीजिए एकाग्रता पर काम कर रहे हैं, तो एकाग्रता पर, ये एकाग्रता हमारा गुण हुआ, हमारे टूल का वेरिएबल हुआ, ये सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए। तो जब ये एकाग्रता ये गुण हमारे पास है, ये चर हमारे पास है, तो डायरेक्ट एंड क्लियर रिलेशन विद रिसर्च टॉपिक, इस चर का हमारे रिसर्च टॉपिक से एक क्लियर कट रिलेशन होना चाहिए। भाई जिस चीज का हम जो आंकड़े गैदर करने वाले हैं, तो किसके लिए आंकड़े हम गैदर कर रहे हैं, कौन सा गुण मेजर कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चनर है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपने मैरिज के लिए लाइफ पार्टनर खोजने के लिए जाते हैं, तो सभी अपने मन में 2, 4, 6 प्रश्न मन में रख के जाते हैं। हम पूछेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, या मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। या लड़कियां भी बहुत सी बार पूछती हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने म्यूजिक में माउथ ऑर्गन ही क्यों चुना, कैसियो क्यों नहीं बजाते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह से थीसिस में जो आप क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, उस क्वेश्चनर की जो लेंथ है बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हैवी होगी तो जो आपका रेस्पोंडेंट है वो परेशान हो जाएगा। बहुत मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस वहां पे होने चाहिए, नॉन डायरेक्शनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जिस चर को आप मेजर करने वाले हैं उससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में जाके पूछने लगे। आप देखने गए हैं लड़की या लड़का, और वहां आप होने वाले पार्टनर से पूछने लगे कि आपके 4 फादर्स में क्या क्या डिजीजेस थी, किसी को डायबिटीज था क्या। तो उसी तरह से आप यहां भी रिसर्च में जो भी आप क्वेश्चनर में लेने वाले हैं, वो डायरेक्शनल क्वेश्चन होने चाहिए, डायरेक्टली, नॉन डायरेक्शनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। बहुत घुमा फिरा के वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। इजी वर्ड्स होने चाहिए, इजी सेंटेंसेस भी होना चाहिए, और उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर यू हैव ऑब्जेक्टिव्स, देन यू हैव टू फिक्स योर लर्निंग आउटकम। क्या आपका उद्देश्य है और किस क्वेश्चन से आप क्या निकालोगे।
अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो ऑब्वियसली आप ये जानना चाहते हैं कि वो कितना पुराना व्यक्ति है, और जो भी संख्या आपके पास आएगी उससे आप समझ जाएंगे कि इसको कितने अनुभव होने चाहिए, इसके पास कितनी एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, तो ऑब्वियसली आप समझ जाते हैं कि इसने हाई स्कूल किया होगा। क्यों? क्योंकि पहले जनरली लोग 5 साल के बाद ही स्कूल भेजते थे, 4 साल या 5 साल में, तो 10वीं में होगा या 11वीं में होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चनर यदि आप यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स के लर्निंग आउटकम भी फिक्स होने चाहिए कि आप वहां उनसे उस क्वेश्चन को करके क्या निकालना चाहते हैं। दिस इज द लर्निंग आउटकम। अनबायस्डनेस, आपको यहां पर ऐसे प्रश्न नहीं करने हैं किसी से कि आपकी जाति क्या है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं करना है जिससे आपकी जेंडर बायजनेस आए, कास्ट बायजनेस आए, रिलीजन बायजनेस आए, या इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड बायजनेस आए। किसी भी तरह का ऐसा प्रश्न वहां नहीं होना चाहिए जो रेस्पोंडेंट को हर्ट करे, एम्बेरस करे, शर्मिंदगी का आधार बने। ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी को असम्मानित फील हो। ऑलवेज रेस्पेक्टफुल क्वेश्चन वहां पर होने चाहिए, और क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए। जो आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं वहां पे, तो वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक क्रम होना चाहिए वहां पे। जैसे अभी हम जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे कि व्यक्ति में जॉब सेटिस्फेक्शन कब आता है, इसको जानने के लिए अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चनर बनाते हैं या यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसमें सैलरी की बात होगी। फिर उसके बाद में सबसे पहले आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनकी बात होगी कि जो चीजें आप सीख के आए हैं क्या वो पूरी तरह से आपके इस जॉब में यूज में लाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात होगी। फिर उसके बाद में आपके सोशल हेल्थ की बात होगी। फिर उसके बाद में आपके फैमिली इन्वायरमेंट की बात होगी। फिर उसके बाद में रिसर्च एंड इनोवेशंस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात और भी है कि जो आपका सैंपल है, वो जो आपका टारगेट सैंपल है, उससे कनेक्शन आपको हमेशा अपने प्रश्नों से मैच करके इमेजिन करते रहना है। जैसे आपका सैंपल, बहुत से लोग बच्चों पे प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, तो उनको उस एज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि उन बच्चों को या आपका जो सैंपल है उस सैंपल के साथ कैसी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, किस तरह के प्रश्न किए जाने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे हमेशा प्रश्न ही किए जाएं, वहां पर कथन भी हो सकते हैं, वहां पर रुब्रिक्स भी हो सकते हैं, और किस तरह से हम अपने जो हमारा न्यायादर्श है, जो हमारा सैंपल है, उससे हम वो डेटा कलेक्ट कर ले जिस डेटा की हमें अपने रिसर्च के लिए आवश्यकता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं कि किस तरह से हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चनर, हाउ वी कैन मेक ए क्वेश्चनर, कैसे बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। ये इंटेलिजेंस हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है जिसको हमको अपने सैंपल के साथ, सैंपल से हमको कलेक्ट करना है, गैदर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हमको अपने टारगेट सैंपल से कनेक्ट करके देख लेना पड़ेगा।
कि जिस वेरिएबल की हम खोज में हैं, जैसे अक्सर लोग मेमोरी पर काम करते हैं और मेमोरी पर जितने भी टूल हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें कहीं वो सारे एडल्ट मेमोरी की बात करते हैं, वहां कहीं भी एडोलसेंट मेमोरी की बात नहीं होती है या चाइल्ड मेमोरीज की बात नहीं होती है। मेमोरी एक ऐसा वेरिएबल है कि वहां हमारे पास जितने भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो टूल्स अवेलेबल हैं मेमोरी के, वो सारे के सारे एडल्ट मेमोरी की बात करते हैं। बहुत परेशानी होती है हमें उस पर। तो जो हम वेरिएबल चूज कर रहे हैं उससे हमको टारगेट सैंपल का कनेक्शन भी एक बार अच्छे से चेक करके देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लैरिटी में आ जाती हैं। और जब तक हम अपने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को नहीं समझेंगे, अगर हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, खास करके हम माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो उनकी अपनी अलग परेशानियां होंगी। अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग परेशानियां होंगी। और अगर हम उन पर कोई क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं तो हमें उनकी विशेषताओं को बहुत ही नजदीक से जाके चेक करना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कि जिस वेरिएबल पे, जिस चर पे हम काम कर रहे हैं उस पे हमको एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी चाहिए, हमको उसको परिभाषित करना चाहिए। हम जिस गुण की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिस गुण से संबंधित आंकड़े हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको उसको परिभाषित करना चाहिए। पहले से मौजूद परिभाषाएं अगर हमारे पास हैं यहाँ पे इंटरनेट पे, किताबों में या दूसरे टूल्स में, तो एक कंपैरिजनल चार्ट हमको देना चाहिए। मान लीजिए जॉब सेटिस्फैक्शन पे बात कर रहे हैं तो प्रमोद कुमार मुथा का भी हम दे दें वहां पे डिस्क्रिप्शन, हसीन ताज का भी दे दें हम एक डिस्क्रिप्शन, मीरा दीक्षित का भी हम एक डिस्क्रिप्शन दे दें कि इन लोगों ने जो टूल बनाए हुए हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के, इन्होंने जॉब सेटिस्फैक्शन की परिभाषाएं ये दी हैं और मैं एक अभी टूल बना रहा हूं या बना रही हूं, इसकी विशेषताएं ये हैं। हमें यहाँ पर इनकी कमियां भी लिखनी चाहिए, क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन तो एक कंटिन्यूअस आगे बढ़ने वाला एंडलेस वेरिएबल है। मतलब उसमें कुछ न कुछ न्यू एट्रीब्यूट, न्यू क्वालिटीज, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूअसली ऐड होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने वेरिएबल की एक ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी चाहिए और उसके बाद फिर हमको दूसरे क्वेश्चनर अगर हमारे पास पहले से उस वेरिएबल के मौजूद हैं उनको मैच करके देखना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें पहले से बनी हुई जो है क्वेश्चनर मिल रहे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो हम नया क्यों बना रहे हैं? तो हमको मैच करके देखना चाहिए। और मैच करने के बाद में किसी भी वेरिएबल के जिस पे हम काम करने जा रहे हैं उसके सब एरिया हमको बनाने चाहिए। ये सब एरिया है, डायमेंशन है। जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, तो जॉब सेटिस्फैक्शन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? सबसे पहला सैलरी, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके कॉन्टैक्ट्स या उनके रिलेशन। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल के ढेर सारे ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे सब एरिया होते हैं जो उस वेरिएबल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और जब हम मान लीजिए हमने जॉब सेटिस्फैक्शन लिया और जॉब सेटिस्फैक्शन को हम इस पर काम करना चाहते हैं, तो इसका हमने बनाया सबसे पहले सैलरी, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, फिर उसके बाद में हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल थ्रेट है, फिर उसके बाद में हमारे एम्बिशंस। तो ये बहुत सारे इस तरह से पार्ट्स हो जाते हैं और फिर इनसे रिलेटेड हमको
पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन बनाने चाहिए सभी से, इस तरह से। और इस तरह से मान लीजिए हमने इसके 10 टुकड़े किए और 10 में हमने ये 10 कर दिया, मतलब एक एरिया में हमने 5 पॉजिटिव क्वेश्चन बनाए प्लस 5 नेगेटिव क्वेश्चन बनाए। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ड्राफ्ट में 100 क्वेश्चन लिए। ये इन्हीं को हम आइटम कहते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, उनको हम पॉजिटिव निगेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव मतलब सीधे से हम धनात्मक तरीके से बात पूछते हैं, पॉजिटिव। ऋणात्मक तरीके से पूछते हैं, वो नेगेटिव। ऋणात्मक तरीके से इसलिए पूछा जाता है कि अगर हम सारे पॉजिटिव बना लेते हैं तो जो रेस्पोंडेंट होता है वो समझ लेता है कि जो 5वां कॉलम है उसमें टिक करते हुए चले जाना है। और अगर उनमें से बीच में कोई निगेटिव क्वेश्चन भी है तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहता है कि कहीं ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं इन्होंने पूछा है जो मैं जल्दबाजी में गलत भर जाऊं। इसलिए निगेटिव क्वेश्चंस भी वहां पर होना उतना ही जरूरी है जितना कि पॉजिटिव क्वेश्चन। इंटरव्यू ऑफ टारगेट सैंपल, जब भी आप कोई क्वेश्चनर बनाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सैंपल को टारगेट करके जो आपका टारगेटेड सैंपल है उसका एक इंटरव्यू लेना चाहिए। क्योंकि आप जो समस्याएं सोच रहे हैं हो सकता है कोई दूसरी समस्या हो। हम दूर बैठ करके एक प्रश्नावली बना लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो प्रश्नावली के उसके जो प्रश्न है वो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। पैंडेमिक के समय जो फर्स्ट डाउन लॉकडाउन हुआ फर्स्ट टाइम, सभी ये सोच रहे थे कि ये मिसमैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी की बहुत कमी है, इसके बावजूद भी लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके भाग रहे थे। लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर दिया, मिसमैनेजमेंट पे ताने मारने शुरू कर दिए। लोगों ने ढेर सारे ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल कराए, लेकिन बहुत बाद में जब ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू डायरेक्ट वहां प्लेसेस में जाके ही लोगों से बात की गई तो ये समझ में आया कि ये मिसमैनेजमेंट नहीं था, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से कि हम फंस जाएंगे, ये स्थिति पता नहीं ये सिचुएशन कब तक चलेगी। जो लोग साइकोलॉजिकली घबरा गए थे उसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और इसके पीछे दूसरे अन्य कारण नहीं थे। तो हमको अपने टारगेट सैंपल का इंटरव्यू करना चाहिए ताकि जो हम ये सब एरिया डिसाइड कर रहे हैं इनको हम ठीक ढंग से समझ सकें। आप हो सकता है कोई रात भर पढ़ रहा है, आप सोच रहे हैं कि ये उसके लिए एक पनिशमेंट है, हो सकता है वो रात में पढ़ने को एंजॉय कर रहा हो। तो जब तक आप अपने सैंपल से बात नहीं करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे नहीं, तब तक एक अच्छा टूल, आप एक अच्छा क्वेश्चनर नहीं बना सकते हैं। ये क्वेश्चनर अपने आप में रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब आप जानते ही हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अविनाश जी की लंबाई कितनी है, अविनाश जी ने कहा 5'3". उसके बाद में दूसरे कोई यहां मौजूद है, अलका मैडम यहां मौजूद है, उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल दैट, अविनाश 5'3" का नहीं हो सकता है। उन्होंने उनको फिर से मेजर किया और मेजरमेंट लेने के बाद में उन्होंने पाया कि नहीं, ये तो 5'3" ही है। तो रिलायबल का मतलब होता है कि मैं उस चीज को मेजर करूं, आप करें या थर्ड पर्सन करे या कोई भी करे, बार बार वही आंसर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में रिलायबल है। और अगर सेम आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब कि वो रिलायबल नहीं है। मैं कहूं कि ये 5'3" के हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इनको मेजर करे और वो कहे नहीं ये 5'4" हैं, कोई तीसरा इनको मेजर करे और कहे कि 5'5" हैं, इसका मतलब कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इनको मेजर किया जा रहा है वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप में रिलायबल
नहीं है। वैलिडिटी का भी अर्थ आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जिस चीज को खोजना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए सोशल साइंस के अचीवमेंट को आप चेक करना चाह रहे हैं और उससे संबंधित प्रश्नों का आप निर्माण कर रहे हैं, तो जो उत्तर आने चाहिए वो सोशल साइंस से ही रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें विज्ञान के आंकड़े आ जाएं। आप पूछ रहे हैं कि सामाजिक विषय आपको कैसा लगता है और रेस्पोंडेंट आपसे कह रहा है विज्ञान बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो अपने आप में कहीं वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब कि जो हम निकालना चाहते हैं अगर वही आ रहा है तो वो वैलिड है। स्टिमुलेटिव एंड रेलेवेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपका ये क्वेश्चनर है वो स्टिमुलेट करना चाहिए, उसमें उद्दीपकता होनी चाहिए। मतलब जो चीजें आप पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताने वाले को थोड़ा सा उसमें एक्शन रिएक्शन फील होना चाहिए और वो अपने आप में प्रासंगिक भी होना चाहिए। अगर वो प्रासंगिक नहीं है वो प्रश्न आपके, तो इसका मतलब वो अच्छा क्वेश्चनर नहीं है। री-एग्जामिन्ड बाय एक्सपर्ट, खास करके आपको बायसनेस जरूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेल हैं हो सकता है कि आप फीमेल के ढंग से नहीं सोच पा रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आप मेल के हिसाब से नहीं सोच पा रहे हैं, और हो सकता है आप मेल और फीमेल हैं तो हो सकता है कि आप न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से नहीं सोच पा रहे हैं। तो आपको ऑलवेज एक्सपर्ट से उसको बार बार एग्जामिन री एग्जामिन करा लेना चाहिए। उसके टेक्निकल डिफेक्ट्स देख लेने चाहिए। सपोज दैट आप एडोलसेंट पर एक क्वेश्चनर बना रहे हैं और प्रश्न आप उससे एडल्ट वाले कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिकल डिफेक्ट्स हो, वो भी आप एक्सपर्ट से चेक करा सकते हैं। बहुत से शब्दों का कई बार अर्थ वो चेंज हो जाता है, तो हमें शब्दों के अर्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। और जब हमारा ये पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ये 100 प्रश्नों का एक संग्रह तैयार हो जाता है, तो हम इसको ट्राई आउट पे ले जाते हैं। हम अपने जो हमारा न्यायादर्श है उस न्यायादर्श पर हम इसको प्रशासित करते हैं, और प्रशासित करने के बाद हमारे पास वहां पर ढेर सारे आंकड़े आते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े तो बाद में आएंगे, सबसे पहले वो आपके प्रश्नों पर, कथनों पर, रूब्रिक्स पर क्रिटिक करेंगे। हो सकता है उनमें से कोई व्यक्ति कहे कि सर आपने जो 5 नंबर का प्रश्न रखा था वो थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा। आपने गूगल फॉर्म तो भरा और आपने कहा कि ये रिसर्च कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा डेटा, लेकिन आपने वहां डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में घर का एड्रेस भी मांगा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कि व्हाई यू आर रिक्वायरिंग द होम एड्रेस। व्हाई आप लोगों के घर के एड्रेस का क्या करेंगे? आप फोन नंबर ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं, लेकिन आपने वहां घर का एड्रेस भी मांगा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो इस तरह से बहुत सारे करेक्शन फर्स्ट ट्राई आउट में आपका जो सैंपल है वही आपको बता देगा, या उससे इंटरेक्ट करने पे आपको पता चल जाएगा। और फिर आप उसको अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे और फिर आप यहां पर बनाएंगे सेकेंड ड्राफ्ट, और सेकेंड ड्राफ्ट को आप दोबारा से ट्राई आउट में ले जाएंगे, दोबारा प्रशासित करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और फिर जब आप वहां एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो फिर आप वहां निकालेंगे उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। और जब रिलायबिलिटी निकल आएगी, वैलिडिटी निकल आएगी, तो वहां पर आपके पास आपने मान लीजिए 3 लिकर्ट स्केल यूज किया है, यस, नो और ये अनसर्टेन, और अगर आपने इसमें इस तरह की मार्किंग की है 2 1 0, और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 प्रश्नों को करने के बाद
हाईएस्ट 20 मार्क्स पाए हैं। तो अब ये 20 मार्क्स क्या हैं? किसी ने इसी में 15 मार्क्स पाए हैं, किसी ने इसमें 10 मार्क्स पाए हैं, किसी ने इसमें 5 मार्क्स पाए हैं और किसी ने इसमें 0 पाए हैं। तो ये 0 वाला कहाँ है, 5 वाला कहाँ है, 10 वाला कहाँ है और 15 वाला कहाँ है? वी हैव टू एस्टेब्लिश नॉर्म्स। हमको नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। कैसे नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे? हम इस तरह से नॉर्म्स एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई जो 0 से 5 तक हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी वाले लोग हैं, ये प्राथमिक इन्होंने नंबर पाए हैं। फिर उसके बाद में हम ऐसा कहते हैं कि 5 से 10, फिर ऐसा कहते हैं। इस तरह से हम ये अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं कि जिन लोगों ने 0 से 5 के बीच में अंक पाए हैं वो हमारे हिसाब से पहली कैटेगरी में है, ये दूसरी कैटेगरी में है और ये सबसे हमारी हाईएस्ट लेवल की कैटेगरी है। तो ये चीज कहलाती है नॉर्म्स। तो इस तरह से नॉर्म्स एस्टेब्लिश करते हैं। इसका एक प्रोसीजर है, मैं आपको कल बताऊंगा। और किस तरह से हम इसको अपने क्वेश्चनर के साथ में ऐड करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, हमने बनाते समय क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, कहाँ हमें सैंपलिंग एरर आई, कहाँ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में एरर आया, क्या क्या हमने करेक्शन किए, ये सारा प्रोसीजर। कभी कभार हम इस तरह से नॉर्म्स बनाते हैं और कभी कभार हम जेड स्कोर लिखते हैं डायरेक्टली, और ये ढेर सारे होते हैं। ये जेड स्कोर हमारे पास वहां पर होते हैं और हम इनको इस जेड स्कोर के रूप में भी देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये हम मैनुअल में देते हैं। मैनुअल मतलब उस क्वेश्चनर को यूज करने की कुंजी, कैसे हमको प्रयोग करना है, ये उसकी कुंजी है। और फिर इसके बाद हम उसका पब्लिकेशन करते हैं या अपने थीसिस में, अपने शोध कार्य में उसको हम प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह से मैं आपको इस सब्जेक्ट में मैं आपको कनेक्ट कर रहा था। और अब मैं चाहूंगा कि अब आप फिर से प्रश्न करें और कल मैं आपको इसका जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। किसी भी टूल में, किसी भी क्वेश्चनर में जब हम उसको बनाते हैं तो बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में वेरिएबल हम फिक्स करते हैं, उसके बाद में उसके डायमेंशन हम फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद में उन डायमेंशन से रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद में फिर हम आगे उनकी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। और फिर जब ट्राई आउट में जाते हैं तो यहां से क्वेश्चनर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें हम रिलायबिलिटी निकालते हैं और वैलिडिटी निकालते हैं। तो वो कैसे निकाली जाती है, कैसे नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और आज से अगर संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है, श्वेता मैडम बहुत बेसब्री से कुछ प्रश्नों को लेके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ वो पूछने वाली हैं, तो प्लीज वेलकम। हम लोग सुन रहे हैं मैडम, पूछिए अब। श्वेता मैडम। नहीं, अभी सुन नहीं पा रहे हैं, यू हैव टू अनम्यूट। ओके, अविनाश जी, मनोज जी या और दूसरे लोग, अनिल जी, आरिफ खान, आरती शुक्ला मैडम। सर श्वेता बोल रहे हैं। बिल्कुल, बताइए मैम। सर थोड़ा प्रॉब्लम था तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम की चर्चा ही नहीं करते हैं, सिर्फ समाधान की चर्चा करते हैं। तो बताइए क्या प्रश्न था आपका? सर नॉर्म्स के बारे में पूछना चाह रहे थे।
और आपने कह दिया कल चर्चा होगी, तो मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन आपने जो पीछे के पॉइंट मेरे नोट हो गए हैं, जो फर्स्ट आपने दिखाए थे उसके पॉइंट छूट गए, तो सर इसको एक बार दिखा दीजिए कि फर्स्ट कैसे आइटम। मैं पूरा पीपीटी ही आपको भेज दूंगा। और बल्कि मैं ये आपको अपना यहाँ फोन नंबर ही, कोई एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको ये पीपीटी ही भेज दूंगा, तो इसमें मत अटकिए। पीपीटी पर मत जाइए, आप सीधे प्रश्न कीजिए कि आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं। मैं आपको एक सीधा सा एक रास्ता बता रहा हूं। आप भविष्य की आशाएं हैं। आप सभी इस देश में बिल्कुल न्यू रिसर्चर हैं, हम लोग सब पुराने हो गए हैं। आप हमारी चीजों को आगे लेके बढ़ाने वाले हैं, नए काम करने वाले हैं, नए नए टूल बनाने वाले हैं। जी अनिल जी। सर, जैसे प्रश्नावली है या शेड्यूल है या फिर इंटरव्यू है, तो इन सब के लिए कोई मतलब जो क्वेश्चंस का है मानक निर्धारित है कि मतलब इतने क्वेश्चन होने चाहिए इसमें? जैसे आप बता रहे हैं टॉपिक के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब कोई स्टैंडर्ड है ऐसा कि कितना हम ले जा सकते हैं, कितना कम या कितना ज्यादा? अनिल जी, आप कितनी रोटियां खाते हैं? वो तो मैं समझ रहा हूँ सर। जैसे आपने बोला कि मतलब जितनी आपको जरूरत है उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी देखिए, अगर इसको जर्नलाइज करना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे हम कहें कि मनोज जी भी 4 रोटियों में पेट भर लेंगे, या संतोष जी भी 4 रोटियों में उनकी क्षुधा शांत हो जाएगी, या अनिल जी, तो ऐसा एक कोई मतलब ये स्केल नहीं है, पैमाना नहीं है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि 2 चीजों पे फोकस करना है क्वेश्चनर को बनाते समय। सबसे पहला, आपके सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला जी। इस न्यायादर्श पर आप काम करने वाले हैं, उसकी विशेषताओं को आपको, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म विशेषता को ऑब्जर्व कर लेना है। उसकी सामाजिक विशेषता, उसकी शारीरिक विशेषता, उसकी मानसिक विशेषता, उसकी मनोशारीरिक विशेषता, उसका मनोसामाजिक परिवेश, उसका मनोगत्यात्मक परिवेश, उसका धार्मिक परिवेश, उसका ज्ञानात्मक परिवेश, जितने भी परिवेश हैं, जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं, उन सभी को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए एक अच्छा टूल नहीं बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चनर नहीं बना सकते हैं। तो पहली चीज आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और जब आप लेंथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने रेस्पोंडेंट के धैर्य को भी, धैर्य की सीमा को भी समझना पड़ेगा। जी सर, जी जी और, वही और वही जब आप अलग अलग उसमें जाएंगे, जैसे आप मूवी देखते हैं तो वो 3 घंटे की होती है। लेकिन अगर आप ये कहें, क्योंकि दामाद भी कभी ससुर था या ससुर भी कभी दामाद था, आप एक अगर सीरियल की बात करें तो वो तो मेरे ख्याल से 1000 एपिसोड उसके होंगे। तो अब वो 1000 घंटों का ओपेरा है। तो यहाँ नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए अगर आप इंटरव्यू पीएम साहब का करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास 4 या 5 प्रश्न होंगे। अगर आप सीएम साहब का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 10 प्रश्न भी हो सकते हैं। और अगर आप डीएम साहब से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो हो सकता है ये 15 भी हो सकते हैं। और अगर आप एसडीएम का लेने जा रहे हैं तो वो 20 भी हो सकते हैं। ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो वो 30 हो जाएंगे। और अगर आप वार्ड मेंबर के पास जा रहे हैं तो हो सकता है वो 100 और 50 भी हो सकते हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने मदर या फादर से आप अपनी समस्याओं की बात करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि महीनों आप शिकायतें करते रहें, आपके प्रश्न ही नहीं खत्म होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके नेचर, मतलब जो डेटा का नेचर है, आपके सैंपल का नेचर है, आपके वर्क का नेचर है, इस पे भी डिपेंड करता है। आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आप क्या निकालना चाहते हो, क्यों निकालना चाहते हो,
ऐसा नहीं है कि चलो रेस्पोंडेंट मिल गया है तो कुछ भी प्रश्न कर लेते हैं। आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड रहना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, है ना? जी जी सर। बिल्कुल। हाँ, तो अगले व्यक्ति कौन है? अगर जो लोग नहीं पहुंचते, जैसे जिन लोगों ने वीडियो नहीं खोले थे, इसका मतलब कि उन्होंने आज, उनको ठंडी ज्यादा लग रही थी, नहाया नहीं है ना? और इस जो लोग पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि मैं उनसे ठीक ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाया हूं। और सर नहीं, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, इसलिए शायद क्वेश्चन नहीं बहुत मतलब सेटिस्फाई हो गए नहीं हम लोग। मैडम, अगर क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है, इसका अर्थ होता है कि हम रेस्पोंडेंट से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और ये बात हमारे कनपुरिया लोग बहुत कहते हैं, सर आपने वाले हैं। सर तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ, पूछें, स्वागत है। जैसे क्वेश्चनर बनाते हैं सर, तो इसमें हम एक चीज बात की है कि सीक्वेंस जो है, और उसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है पॉजिटिव और निगेटिव रखते हैं। तो जो डायमेंशन हमने निश्चित फिक्स किए हैं कि जो हमारा डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या हम अलग बांटेंगे या फिर एक ही में रखेंगे? और जो निगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन है, जैसे एक सिंगल डायमेंशन कोई है, हमने 5 डायमेंशन अगर हमारे क्वेश्चनर में आ रहे हैं, फर्स्ट डायमेंशन जो ले रहे हैं उसको निगेटिव पॉजिटिव एक साथ रखेंगे और अलग अलग डायमेंशन के एक साथ क्वेश्चन लेंगे, इसका सीक्वेंस को बता दीजिए। देखिए अविनाश जी, अभी हमने आपसे प्रारंभिक बात की है। अभी हमने आपसे सिर्फ ये कहा है कि जो हल्की हल्की प्याज और लहसुन और ये चॉप किया गया है, इसको बस भूनना है। अभी हमने आपसे ये नहीं कहा है कि कितना भूनना है या पूरा जला देना है, ये नहीं कहा है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रश्न है, ये हर डायमेंशन से लेने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इक्वली हम लें। अगर हमने 5 पॉजिटिव लिए हैं तो हम 5 नेगेटिव भी ले लें। लेकिन अगर आप इक्वल नहीं ले पा रहे हैं, पॉजिटिव ज्यादा है तो भी ठीक है, अगर नेगेटिव ज्यादा है तो भी ठीक है, किसी डायमेंशन में ज्यादा हो रहे हैं तो भी ठीक है, किसी डायमेंशन में कम हो रहे हैं तो भी ठीक है। प्रयास करना है कि सभी बराबर हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये ज्यादा मोटा है, ये थोड़ा सा छोटा है इससे, ये उससे भी छोटा है, ये सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी आपस में एक कोऑर्डिनेशन है इनका। तो सेम इसी तरह से प्रश्न है, सभी प्रश्न का अपना एक महत्व है और सभी मिलकर के एक काम कर रहे हैं, उनका एसोसिएशन है। तो यहां संख्या कुछ भी निश्चित नहीं होती है। और जो लोग ये कहा करते हैं, जैसे पीएचडी करते समय बहुत से अभिसमय निश्चित होते हैं, लोग कहते हैं 500 का सैंपल साइज बहुत अच्छा माना जाता है। इबिंगहास तो ऐसा आदमी था, उसने अकेले अपने ऊपर रिसर्च कर लिया था और वर्ड फेम मेमोरी वर्क किया है उसने। तो इसी तरह से क्वेश्चनर में भी ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो अरे का आप बनाए हैं, कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चनर बना रहे हैं और अगर 100 प्रश्न नहीं रखे तो क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 प्रश्नों का संग्रह भी क्वेश्चनर हो सकता है, लेकिन क्या वो 10 प्रश्न आपके उस गुण को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसा क्षेत्र अधूरा रह जा रहा हो जिसको आप नहीं पहुंच पा रहे हो। ये जरूरी है, सभी तरफ से आप उस पर प्रकाश डाल लें, ये आवश्यक है। जी सर, थैंक यू सर। कम ज्यादा का जो आरोप है वो तो अभी जब आप डिफिकल्टी लेवल निकालते हैं, टेस्ट रिटेस्ट करते हैं, तो जो फाइनल आपका ड्राफ्ट होगा वहां कौन सा पॉजिटिव क्वेश्चन बचेगा, कौन सा निगेटिव क्वेश्चन बचेगा, ये आप भी नहीं जानते। ये सिर्फ जानता है स्टैटिस्टिशियन, जो लास्ट में आपको बताएगा फ्लैंगन टेबल देख के कि कौन सा प्रश्न रखना है या कौन सा खत्म कर देना है।
हम जब टेस्ट रिटेस्ट करते हैं तो ऐसे 27% रेस्पॉन्स जो सभी ने दे दिए हैं और ऐसे 27% रेस्पॉन्स जो बहुत कम लोगों ने दिए। इस टाइप के दोनों टाइप के रेस्पॉन्सेस को हम हटा देते हैं और बीच जी का सर। जो क्लस्टर है उसको हम रख लेते हैं। मतलब हमें सबसे सरल प्रश्न भी नहीं चाहिए प्रश्नावली में और हमें और बहुत ऐसे ज्यादा टफ भी नहीं। चाहिए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। हमें बीच का क्लस्टर रखना है, तो जी वो सर। आगे की चीज है। और जब आपके पास फाइनल ड्राफ्ट आता है तो वहां कितने पॉजिटिव बचे कितने निगेटिव बचे ये कह पाना, निर्धारित कर पाना बड़ा टफ होता है। तो आप में से अगर और भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो, रुचि मैडम, साक्षी अग्रवाल मैडम थैंक यू और सर। सोनिया मैडम, सुरेंद्र पाल जी, सुनीता मैडम, अब ये वो आपने लिखा नहीं है, ठीक है। इसके लिखने के बाद में थोड़ा सा एक और इतना जो है कि और पूरा अगर आप आपने लोग क्या कहा है, कुछ नहीं क्या पूछ रहे हैं हाँ, तो तो उसमें सर आप की नीचे आवाज मुझे सुनाई दे रही है और हम कल दोबारा इस पर बात कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टूल एक जनरल वर्ड है, उपकरण। इसके अंदर शेड्यूल भी आ सकता है, इन्वेंट्री भी आ सकता है ना। और अगर हम क्वेश्चनर की बात कर रहे हैं तो ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ प्रश्नों का संग्रह होता है, ऐसे प्रश्न जो अपने आप में रिलायबल हो, वैलिड हो। इन दोनों का मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये भी मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेरिएबल खोजना पड़ेगा जिसपे आप क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं। उस वेरिएबल से रिलेटेड जो डायमेंशन है, जो क्षेत्र है, जैसे पर्सनैलिटी, तो अब पर्सनैलिटी में एक गुण नहीं है, पर्सनैलिटी हजारों गुणों का योग होता है। तो उन हजारों गुणों पे आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, आपका जो ज्ञान का स्तर है, इन सारी चीजों से आपका पर्सनैलिटी, ढेर सारे गुणों का योग होता है पर्सनैलिटी। तो ऐसे ही कोई भी जो वेरिएबल है, ढेर सारे डायमेंशन उसमें होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। उन डायमेंशन से जुड़े हुए हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं या कथन लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमें उनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। लैंग्वेज ऐसी हो जो बायस्ड नहीं हो, हर्ट नहीं करे, व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध हो, लोगों को अट्रैक्ट भी करे, आकर्षित करे, स्टिमुलेट करे। और फिर उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो बनाने के बाद हमको इनको ट्राई आउट करना होता है अपने सैंपल से। सैंपल आपको सबसे पहले रेस्पॉन्ड करता है कि इसमें से ये हटा लीजिए, बढ़ा दीजिए, ऐसा वो बताता है। उसको हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आता है आपके सामने सेकेंड ड्राफ्ट, और सेकेंड ड्राफ्ट को हम फिर ले जाते हैं प्रशासित करने के लिए। और जब प्रशासित करते हैं तो मैं कल आपको बताऊंगा कैसे हम रिलायबिलिटी निकालते हैं और कैसे फिर हम वैलिडिटी निकालते हैं और कैसे हम नॉर्म्स एस्टेब्लिश करते हैं। और जब ये तीनों काम हो जाते हैं तो लास्ट में हम एक मैनुअल बनाते हैं और फिर उसको हम अपने रिसर्च वर्क में यूज करते हैं। तो अगर आज आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोच के रखिए, हम कल भी उन पे बात कर सकते हैं या करेंगे। मैनी मैनी थैंक्स टू यू। और कोई एक भी व्यक्ति मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसको आज की पीपीटी भेज दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सर नंबर वाली स्लाइड दिखा दीजिए फिर। एक बार मैं अब दिखा चुका और यहाँ पे मैं सेंड भी कर चुका ऑलरेडी चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में है। चैट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया भी है। और आपके पास कोई प्रश्न है अभी? और अगर नहीं है तो मैं आप सभी से फिर विदा लेना चाहूंगा। डॉक्टर सैनी सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर हमारे पास समय है तो हम और भी चर्चा कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई संदेह हो, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
आपके पास कोई क्वेरी हो तो सर आप सकते हैं। एक मैं और भी आपको बात बताऊं, जैसे अचीवमेंट के लिए आप टेस्ट लेते हैं, तो आप कहें कि ये भी तो क्वेश्चनायर है। बहुत क्वेरी हो जो सर ने अभी तक बता। हम तो जनरली अपनी क्लास में जब भी पढ़ाने जाते हैं तो अपने बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो वहां उस टेस्ट में हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं और वो प्रश्न हम वहां दे देते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट या कोर्स वर्क स्टूडेंट ये पूछते हैं कि साहब वो भी तो क्वेश्चनायर है जो आप अपने माध्यमिक स्तर के छात्रों को देते हैं या टीचर्स ट्रेनिंग पे यूज करते हैं, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी क्यों नहीं निकाली जाती है? ये डायरेक्ट एक टीचर मेड टेस्ट है और अचीवमेंट टेस्ट है, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। इसका तो रिलायबिलिटी निकाला जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम उसकी जनरली वैलिडिटी ही निकाल लेते हैं। जो भी सर प्रश्न जैसे आयोग वगैरह, एक मिनट सर, पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आयोग वगैरह का पेपर होता है, तो हाई लेवल के जो भी होते हैं, तो क्या उनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी निकाली जाती है? बिल्कुल निकाली जाती है। जैसे आप नेट का पेपर देते हैं या दे के आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नेट के, एनटीए यूजीसी नेट के जो पेपर बनाए जाते हैं, वहां पूरे क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं निकाली जाती, वहां एक एक क्वेश्चन की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकाली जाती है। क्योंकि एक्सपर्ट को ये नहीं मालूम होता है, सपोज दैट सैनी साहब से कुछ क्वेश्चंस मांगे हैं एनटीए ने कि आप हमको अपने एक्सपर्टीज का जो आपका क्षेत्र है वहां से संबंधित हमें 50 क्वेश्चंस दे दीजिए, तो सैनी साहब को ये नहीं मालूम है कि उनके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन नेट के पेपर में आएंगे, और सैनी साहब के प्रत्येक क्वेश्चन का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंडिविजुअली निकाला जाता है। जो एनटीए है, जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो जितने भी एग्जामिनेशन लेता है वो सारे प्रश्नों का, जैसे आपने देखा होगा कि जब यूपी कमीशन कोई पेपर लेता है तो वहां अक्सर ही विवाद हो जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन में संशोधन होना चाहिए, इसमें संशोधन ऐसा होना चाहिए। लेकिन नेट के पेपर में क्यों कभी बहुत ही कम चांस होते हैं कि वहां ऐसा कोई इशू उठे, बहुत कम चांस होते हैं, और वो इसीलिए कि उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले से कई बार चेक कर ली जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? रिलायबिलिटी का मतलब ही यही है कि मैंने पूछा तो भी वही आंसर, आपने पूछा तो भी वही आंसर, सनी साहब ने पूछा तो भी वही आंसर। और वैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज निकालना चाह रहे हैं, अगर हम मैथ्स एबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो उस क्वेश्चन के थ्रू मैथ्स एबिलिटी या मैथ्स अचीवमेंट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि उससे हिंदी का अचीवमेंट आने लगे या इंग्लिश का अचीवमेंट, इसका मतलब कि फिर वो वैलिड नहीं है हमारा क्वेश्चन, है ना। और तो सर ओवर टू यू। जी 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 सर, मुझे लग रहा है कि इनकी आज इतने अच्छी तरीके से बताया है कि इनकी कोई समस्या नहीं है, ना इनकी कोई जिज्ञासा बची है। अब जिज्ञासा इनकी कब क्लियर होगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं इन सभी को आज आपने इतना को समय दिया, और जो है आपसे मैं इन सभी से मैंने स्टार्टिंग में अनुरोध किया था, लेकिन अभी मैं जाते टाइम मैं इनको एक चुनौती दे रहा हूं कि कृपया आज आप ऐसे प्रश्नों का संग्रह करें कि कल आप मुझसे पूछें कि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, कुछ ऐसा पूछें प्रश्नावली पर आधारित कि जिससे हम सभी को कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई बात हो सके। जहां मैं थोड़ा सा फंसूं, जहां मुझे सोचना पड़े कि मैं आपको देख के बताऊंगा। तो कल के पार्ट में मैं आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स वैलिडेशन और मैनुअल। तो मैनी थैंक्स टू यू सर,
and have a good day. Thank you. Thank you.